नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज एक विशेष राजनीतिक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और यह सीधा सीधा बिहार की राजनीति से संबंधित है। पिछले कई दिनों से बिहार में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का वह बयान विवादित हो गया है, तूल पकड़ता जा रहा है और क्रिया और प्रतिक्रिया तेज हो चली है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है और इसको लेकर पूरा ब्राह्मण समुदाय उद्वेलित है, आंदोलित हो चुका है और उत्तेजित हो चुका है। चारों तरफ से उन पर हमले तेज हो गए हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने इस प्रकार की तीव्र प्रतिक्रिया को देखते हुए अपने बयान को थोड़ा डाइल्यूट करने की भी कोशिश की है, लेकिन बहरहाल जब बंदूक से गोली छूट गई तो फिर छूट गई, चाहे वह किसी की हत्या कर दे या फिर किसी को घायल कर दे, तो इसीलिए उसे वापस लेना तो संभव नहीं है और राजनीति तो इसी का नाम है। राजनीति में इस प्रकार के फॉर्मूले अगर एक बार आपने अप्लाई कर दिए तो फिर उसका रिजल्ट चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, वो आपके बैग में, आपके पॉकेट में वापस आना ही है और आपको उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी और अभी हम पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार पिछले दिनों में जिस प्रकार की गतिविधियां मुझे देखने को मिली वो लगभग सभी समाज को जोड़ने की कोशिश करते थे, क्योंकि इस मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद 2 से 3 चुनाव वो अपनी पार्टी के बैनर तले लड़ चुके हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने पिछले चुनाव में एक बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गलबहियां की और उसके बाद फिर उससे अलग हुए, फिर लालू के पाले में चले गए, यानी राजद की कुर्सी पर जाकर उनके बगल में बैठने लगे थे और फिर उनसे बिदक कर वापस नीतीश कुमार की गोद में आकर बैठ गए। तो इस प्रकार के जो राजनेता हैं उनका क्या अस्तित्व है और उनका जो नैतिक आधार है वो कितना हिला हुआ है, उनके अपने चलन से ही इस बात का अंदाजा लोगों को लग जाता है। बहरहाल उन्होंने जिस प्रकार की गोली सीधे सीधे ब्राह्मण समुदाय पर दागने की कोशिश की है, जो उनका एक अनावश्यक प्रयास है किसी इस प्रकार के विवादित बयान को देकर अपने को हाईलाइट करने का, उस पर ब्राह्मण समाज के सभी आम जन या फिर उनके नेता या सामाजिक ऐसे लोग इसे बहुत सर्वथा गलत मान रहे हैं और बहुत तीव्र प्रतिक्रिया इस पर जाहिर कर रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर कुछ ऐसे ब्राह्मण समाज के हमारे सामने जो सामाजिक लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और कुछ शास्त्र और पौराणिक हमारी सनातन परंपराओं को जानने वाले लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे इस पर प्रतिक्रिया लेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीतन राम मांझी ने इस प्रकार की जो ब्लंडर किया है, अंग्रेजी में जो शब्द है, जो इतनी बड़ी गलती, राजनीतिक गलती कर दी है उन्होंने, वो क्यों की है और इसके पीछे उनकी किस प्रकार की सोच है। तो फिर आपको लिए चलता हूं और अब हम उनसे बातचीत करते हैं, उन लोगों से, और जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इसको लेकर बिहार में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने उनके खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया है, 11 लाख रुपए का इनाम जारी कर दिया है, उनकी हत्या तक की बातें हो रही हैं। तो इस प्रकार का जो राजनीतिक उफान आ गया है और बयानबाजी, मैं अगर यूं कहूं कि बिल्कुल चरम सीमा पर है, ऐसा क्यों है, और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। लोगों की प्रतिक्रिया जो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं और सामाजिक दृष्टि से भी सक्रिय हैं, कई शास्त्र से संबंधित भी लोग हैं जो ज्ञाता हैं, उसके सनातन धर्म के भी ज्ञाता हैं, कई लोग ऐसे और युवा व्यक्ति भी हैं। तो उन सभी से हम अभी आज इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आखिर उनके मन में अब क्या चल रहा है, क्यों इस प्रकार की स्थिति गाए बगाए चलती रही है, जबकि पिछले लगभग 3 दशक से भी अधिक समय से वहाँ दूसरे समाज के यानी पिछड़े वर्ग के ही मुख्यमंत्री बिहार में बनते रहे हैं। आखिर जीतन राम मांझी को इस समुदाय से क्या तकलीफ है? आप बताइए कि आखिर जीतन राम मांझी ने इस प्रकार जो बयान दिया है, ऐसा बयान क्यों दिया है, क्यों आपके मन में क्या चल रहा है, क्या भावना है, आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा?
देखिए, बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे बिहार के आपका शुभ नाम क्या है? हरिशंकर झा जी। और बहुत दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी, और आए दिन ये कोई नई बात नहीं है उनकी कि हाँ इन्होंने पहली बार ऐसा किए हैं। पिछले आप अक्टूबर में भी देख सकते हैं राम के आस्था पे उन्होंने ये सवाल उठाया कि राम काल्पनिक है, और आए दिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी इस तरह का आज़ादी की इनको कौन दिया है कि हमारा संविधान तो किसी जाति का हमारे अब ठेस पहुँचाने का आज़ादी दे नहीं रही है। तो इस तरह का जो आप किसी जाति विशेष का नाम लेकर के आप टारगेट कर रहे हैं, वो भी आप एक पूर्व सीएम रह चुके हैं बिहार का, उसके बावजूद अगर इस तरह से बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे किसी न किसी पार्टी का सह है, ऐसे नहीं देख सकता ये व्यक्ति, इस तरह का बयान ऐसे नहीं दे सकता है। और हम दुख के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि जो भाजपा आज हमारे बीच राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हमारे गजेंद्र झा जी अगर सच्चाई अपनी रखे हैं तो उनको निष्कासित कर दिया गया है, पार्टी से अलग कर दिया गया है। तो मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह का बात का सपोर्ट और इसको एक वोट बैंक की तरह देखना और दबाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति के लिए भी और हर एक संप्रदाय के लिए। पिछले 30 मतलब हम कह सकते हैं 30 वर्षों से आप अपने जैसे कि हमारे ब्राह्मण का तो सरकार रही नहीं है, जगन्नाथ मिश्र की बात तो रहा नहीं ब्राह्मण की सरकार, तो उसके बाद आप देख लीजिए लालू जी के 90 के दशक से लेकर 2000 तक लालू जी का राज रहा, उससे पहले भी आप देख जैसे कि कर्पूरी ठाकुर जी थे और भी कई ऐसे मतलब सीएम रह चुके हैं। तो ये लोग अपने कौम का भला नहीं कर पाए हैं। उस समय तो हमारी और न तो ब्राह्मण समाज का न तो सीएम रहा है, न अभी भी नहीं है। उसके बावजूद ये लोग अगर इनके पास कोई आंकड़ा है, कोई लिस्ट है, तो इन्होंने दिखाई कि हम अपने कौम के लिए इतना भला किए हैं। आज भी हाशिए पे है यादव समाज, हमारे कितने मित्र हैं, कितने हमारे दोस्त हैं जो यादव समाज आज भी हाशिए पे है, लेकिन उन्होंने अपने बिरादरी के लिए भी भला नहीं किए हैं। तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि ये अपनी कौम को झांसा देने की दृष्टि से जब उसका वो भला कर नहीं पाए, राजनीति में इतने लंबे समय से ये लोग हैं, स्थापित हैं बिहार में और लगातार पिछड़े वर्ग के ही मुख्यमंत्री वहाँ बनते रहे हैं, बावजूद इसके उस समुदाय का ये भला नहीं कर पाए हैं, तो उसको अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए अपनी कौम को ये दूसरी कौम को गाली देते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा लालू जी भी करते आए हैं। पहले लालू जी जाते थे ऐसे जाकर के, पहले जैसे कि आपने, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपके सामने में। लालू जी और बताए कि हाँ देखो जी मैंने रोड इसलिए नहीं बनाए, जैसे काम नहीं किए, उनका कोई काम गिनाने के लिए नहीं है, तो रोड मैंने इसलिए नहीं बनाया कि रोड अगर बनाऊंगा तो आकर के डकैत डाका डाल देगा, फास्ट आएगा गाड़ी से और डाका लूट लेगा, तो इसलिए मैंने रोड नहीं बनाई। तो इस तरह की बातें कर कर, और एक जैसे कि हम एक बुद्धिजीवियों की पहचान अगर होगा तो बुद्धिजीवी लोग क्या करते हैं, चुनाव करने के समय में एक देखता है कि हाँ इसमें क्या क्वालिटी है, तो ये कौम के नाम पे एक अपर कास्ट का मतलब मुद्दा बना लो, किसी टारगेट कर लो, तो इस तरह का बात करते हैं। और ये करके एक ना इसके पीछे कोई न कोई, मगर अभी तो बिहार में चुनाव अभी कुछ है नहीं, क्योंकि पंचायत चुनाव अभी लगभग संपन्न हो चुके हैं, उससे पहले विधानसभा चुनाव हो गए हैं, अभी कोई संसदीय चुनाव भी नहीं है, फिर उन्होंने इस प्रकार का अनर्गल बयान क्यों दिया? देखिए जीतन राम मांझी का ऐसा इतिहास रहा है कि कभी इस पार्टी में, कभी लालू जी में, तो कभी नीतीश जी में, तो कभी बीजेपी में, उनका ये इतिहास रहा है। उनको मैं एक बगैर पंदी के लोटा जिसे कहा जाता है, उस टाइप का उनका विचारधारा है। कभी फुदक के इधर आएंगे, कभी फुदक के उधर जाएंगे, तो वो कहीं न कहीं उनका राजनीति मनसा ही है। यद्यपि हम लोग क्या है कि सर्वभौम सुखना, सबका साथ लेकर के, सबका विकास या जो भी है सबको साथ लेकर चलने वाले हैं हम लोग। आज तक किसी भी जाति या किसी भी बिरादरी के लिए अपशब्द नहीं प्रयोग करते हैं, और न करते हैं, कभी कोशिश करते हैं करें, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है। और एक ऐसा है कि हाँ सब लोग अपना, कोई भी शादी विवाह है, कोई भी शुभ कार्य अगर हम करते हैं तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति के सहयोग से होता है, ना ही अपना काम करेगा। मतलब एक सामाजिक संरचना थी। चलिए इस जो आपने जिस नोट पे आपने छोड़ा है, मैं, हमारे सामने एक बुजुर्ग भी हैं और उनसे बात करते हैं कि जो हमारी सनातन परंपरा रही है और जिस सामाजिक संरचना की बात हरिशंकर जी ने की है, ये सामाजिक संरचना कितनी पुरानी और कैसी थी, आप अपना अनुभव आप बताएं, और क्या उस अनुभव के आधार पर जीतन राम मांझी ने ये सही बयान दिया है? दरअसल ये जो समाज है हमारा वर्णों के हिसाब से बटा था, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते थे, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, हर किसी को अपना पालन पोषण करने का गुजारा देती थी। तो आज इतने सालों तक इनकी कम्युनिटी इस चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर रही है, 30 40 साल इनको हो गए हैं। ये अपने कम्युनिटी का भला नहीं कर पाए तो दूसरे को दोष देने का इनको कोई हक नहीं है। मतलब ये बहुत आसान है, सॉफ्ट टारगेट है आज की तारीख में, फॉरवर्ड क्लास या फिर जो ब्राह्मण समुदाय है उन पर टारगेट करो और अपनी कम्युनिटी को कंफ्यूज करो और उन्हें खुश रखो, उनको गोलबंद रखो, ऐसा कुछ है इनका। ये
अपनी कम्युनिटी का जब 30-40 साल में ये कुछ भला नहीं कर पाए सारे मिल कर के भी, तो आज इनको कहने का कोई हक नहीं है। कोई उच्च जाति का यहाँ पर बहुत कम रहा है, उन्होंने जो भी किया उन्हीं को क्रिटिसाइज करते हैं, और अपना भला ये खुद नहीं कर पाए तो दूसरा कोई इनका भला नहीं कर सकता है। और इस तरह के जो बयान देते हैं ये लोग, इन लोगों को सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। इनको कोई भी आदमी समाज के अंदर बिल्कुल भी महत्व न दे तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो हमारी जो पहले सनातन परंपरा रही है, सामाजिक संरचना रही है, अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग प्रकार की रोजगार करते रहे हैं, और उस रोजगार को दूसरी कम्युनिटी दूर दूर तक ऐसा नहीं दिखता था कि किसी दूसरी कम्युनिटी ने वो रोजगार अपनाया हो। कि फॉर एग्जांपल अगर प्रजापत समाज है, अगर वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो वो वही करते रहे हैं, या फिर अगर दूसरा जैसे अगर लकड़ी का काम है कोई, तो बढ़ई जो समाज है वो करते थे, वो उसमें दूसरे किसी समाज ने हस्तक्षेप नहीं किया। तो इस प्रकार से जो रोजगार की दृष्टि से अलग अलग कम्युनिटी को दी गई थी, वो संरचना ये बाद के इस हाल के वर्षों में या पिछले अगर आप देखें 2-3 दशक में क्यों बिगड़ी? क्या उसी कारण से और जो कम्युनिटी है वो और पिछड़ती चली गई? देखिए, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। पहले हल चलाया करते थे, आज मशीनों से काम हो रहा है, मशीनों से कटाई बुनाई सब कुछ हो रहा है, और उन्नत तरीके से खाद दिए जा रहा है। कई टेक्निक इसमें अपनाई जा रही है ताकि इसमें उन्नति हो, मतलब और ज़्यादा पैदावार बढ़ाया जा सके। हाँ, पैदावार इस तरीके से टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, बीजों का सहारा लेकर के डेवलप की जा रही है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था के मुताबिक जिन लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ करके दूसरे के काम में हाथ आजमाया है, वो लोग आज घाटे में चल रहे हैं। जो कुम्हार है वो अपने एक से एक बढ़िया टेक्निक का इस्तेमाल करके बढ़िया बर्तन बना रहे हैं, और जैसे चाहे बार्बर का काम है वो मशीनों का सहारा लेकर के बढ़िया दुकानें अपनी चला रहे हैं। इसी तरीके से जिसका जो प्रोफेशन था उसमें उन्होंने अपना टेक्निकल का इस्तेमाल जिसने किया है वो डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ा है और दूसरे के प्रोफेशन को अपनाने की कोशिश किया है, वो इस तरह के गलत बयानों को दे करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि बजाय जिनको जिस चीज़ की हुनर थी जिनके पास परंपरागत, इन लोगों ने, इन राजनेताओं ने अपनी कम्युनिटी में अगर ये ऊपर सत्ता में आए भी तो इन्होंने उनका भला करने की कोशिश नहीं की, उस हुनर को और तराशने की कोशिश नहीं की, उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल सही बात यह है कि अगर अपने लोगों का ये भला करना चाहते थे, उनको टेक्निकल मदद दे करके, अच्छी एजुकेशन दे करके उसको डेवलप करना चाहिए था। जिसका जो बेस है, जो उसका प्रोफेशन है, उसी में वो बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन दूसरे के प्रोफेशन में अगर हाथ डालेंगे तो उनका हाथ जलेगा ही जलेगा उसमें। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। आपका शुभ नाम? मेरा नवीन कांडपाल। कांडपाल जी, ये जो गाय बगाए अक्सर देखते हैं, और पिछले अगर आप हाल के दशकों में देखें, मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 दशक में इस प्रकार की राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी परंपरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चली है कि अपने कौम को अगर अपने बैनर तले इकट्ठा करना हो तो दूसरी कौम को, सामने वाले को गाली दो। ये एक बड़ा आसान तरीका हो गया है। तो ये चीज़ें आपको लगती हैं कि हमारे देश में कभी सुधरने वाली है, या और आगे बढ़ती चली जाएगी, इस प्रकार की विकृति और आती जाएगी? देखिए, कानून हर चीज़ के लिए है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। प्रजातंत्र में बोलने की आज़ादी है, लेकिन सब कुछ गाली देने की तो उसमें ये नहीं है, छूट नहीं है। मतलब अभद्र भाषा और संवैधानिक भाषा का प्रयोग करके आप किसी को नहीं कह सकते। अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो भी करता है उसको कानून के मुताबिक दंड देना सरकार का काम है, और वो अगर नहीं कर रही है तो सरकार विफल है, उसको आप कह सकते हैं। लेकिन अपना इस तरह से गलत वचनों का इस्तेमाल करना बिल्कुल निंदनीय है और बहुत आपराधिक है। चलिए, और अब आपसे बात करते हैं। आप हमें ये बताएं कि क्या, जैसा कि कांडपाल जी ने जिस ओर इशारा किया, क्या अब वो समय आ गया है कि ब्राह्मण समाज या फिर फॉरवर्ड क्लास, जिनको कि अक्सर जो पिछड़े वर्ग के या शेड्यूल कास्ट के राजनेता हैं,
और इस प्रकार की राजनीति वो करते हैं, जबकि बहुतायत में फॉरवर्ड क्लास के वोट उनको मिलते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे नेताओं का नाम, खास करके अगर बिहार की राजनीति की बात मैं करूं तो बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं शेड्यूल कास्ट से जिनको कि फॉरवर्ड क्लास का 100% समर्थन हमेशा मिलता रहा है, तभी वो जीत कर संसद यहाँ पहुँचते रहे हैं। ऐसे कई नेता हुए हैं। हाजीपुर से रामविलास पासवान की बात मैं अगर करूँ, या और भी ऐसे कई नेता हैं। तो क्या अब वो समय आ गया है कि जब ब्राह्मण समाज को या फॉरवर्ड क्लास को अपना एक यूनिटी ऐसी शो करके और सरकार से, संसद से ये मांग करे कि भाई केवल आप SC ST या OBC के लिए जाति सूचक शब्दों से अगर कोई संबोधित ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है, उस एक्ट में दर्ज होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो क्या अब वो समय आ गया है कि ये समाज भी इस प्रकार के कानून की मांग करे कि आप अगर नहीं केवल SC ST नहीं बल्कि किसी भी समाज को अगर आप इस तरह से दुत्कारते हैं और आपराधिक शब्दों का उपयोग करते हैं तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए? जी बिल्कुल सही। सभी वर्गों के लोगों को ये चाहिए कि एकजुट होकर के सरकार से ये मांग करें कि किसी भी धर्म जाति के उपेक्षा करके किसी को गाली या अभद्र भाषा का प्रयोग इसमें न किया जाए। पिछले 3 दशकों से इन्हीं लोगों का सरकार रहा है। उससे पहले भी कर्पूरी ठाकुर जी थे, रामसुंदर दास जी थे। इनके बावजूद भी इतने दिनों में ये अपने कौम को नहीं सुधार पाए। इनकी सोच ऐसी रही कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलने की बजाय चरवाहा विद्यालय तक खोलने की बात कही। चरवाहा विद्यालय तक खोला गया तो चरवाहा विद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा, भैंस चराया जाएगा, कैसे चढ़ा जाएगा, इसी पे बात होगी, ज्ञान की बात तो होगी नहीं। सभी क्षेत्रों में ये अपने कौम का अगर उद्धार करना चाहते हैं तो बढ़िया एजुकेशन देते हैं, इसको बढ़िया टेक्नोलॉजी देते, जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड करके आगे की तरफ बढ़ते। पुराने ज़माने में जो नाई थे और जो चमार लोग थे, चमड़े का सबसे ज़्यादा जानकारी इनको थी, यही सर्जन हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने काम को छोड़ा, अपने काम को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया, धीरे धीरे इसको छोड़ते गए, दूसरे लोग इसको अपनाते गए। हमारे समाज में सनातन धर्म में ऐसा रहा कि सबको मिला करके शादी है, जनेऊ है, उसमें सभी वर्ग के लोगों को अपनाया गया। मतलब अलग अलग प्रकार की भूमिका वो आज भी अदा करते हैं, उस प्रकार के जितने भी ऐसे हमारे समारोह होते हैं। जी। जैसे धोबी है, उनके बिना शादी में काम नहीं चलता है, नाई है, उनके बिना काम नहीं चलता है। समाज के सभी वर्गों को बुला करके एक दूसरे के सहयोग से सबका यज्ञ संपन्न होता है। इसमें कभी किसी को भेदभाव नहीं किया गया और इससे उनका अपना रोजगार एक तरह से था और मतलब उनकी जिंदगी चलती थी। जी। सारे टेक्निकल वर्क उनको दिया गया ताकि वो पैसे कमा सके और उसे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अभी हाल में जो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, उन्होंने ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने हिंदुत्व के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। संविधान के किसी अनुच्छेद में ऐसा वर्णन नहीं है कि उनको यह अधिकार मिले कि किसी भी जाति धर्म के प्रति खुले मंच से किसी को गाली दें। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। सरकार से ये अनुरोध है कि सरकार इस चीज़ पे एक्शन ले, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए ब्राह्मण समाज से, हिंदू समाज से। ये किसी भी धर्म को माने, इससे ब्राह्मण समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने धर्म को मानते हैं, दूसरे धर्म को गाली देते हैं, ये कहीं विचारणीय नहीं है। क्या क्या मांग ऐसी करनी चाहिए देश में? इस बात की मांग जो है वो पुरजोर उठनी चाहिए कि चाहे वो कोई भी समाज हो, किसी भी जाति से वो बिलोंग करता है व्यक्ति, और किसी भी सोच का हो, और उनकी आस्था किसी भी धर्म में हो सकती है, किसी भी पूजा व्यवस्था में हो सकती है, लेकिन आप उसकी जाति या एक समुदाय को इस तरीके से आप अभद्र शब्दों का, असंवैधानिक शब्दों का, या मैं यूँ कहूँ कि आपराधिक इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके आप किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अब इस प्रकार का कानून बनना चाहिए? केवल किसी खास एक केवल दलित समाज या फिर पिछड़े वर्ग के लिए ही इस प्रकार के कानून की व्यवस्था इस देश में क्यों? बिल्कुल सही।
देश में ऐसी कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म और जाति के ऊपर अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग होता है तो उनको कड़ी से कड़ी दंड मिलनी चाहिए। ऐसी कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह की। जी, आप ये बताएं कि क्या अगर जीतन राम मांझी ने अब इस प्रकार की खबर है कि उन्होंने अपने बयान को थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा वैसा कहा, इस तरह की बातें करने की कोशिश की है जैसा कह रहे थे पंडित जी अभी, तो क्या आपको लगता है कि उनके अब इस प्रकार की गाली देने के बाद, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने के बाद, अब अगर वो केवल एक शाब्दिक तौर पर माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या ये मामला सुलझ जाएगा? देखिए, मैं गणेश कुमार झा यहीं गुड़गांव में रहता हूँ, तो मैं ये पिछले 5 से 6 दशक देखता आया हूँ कि ये राजनेता जो है ये किसी के नहीं है। ये हमेशा कभी दलित को लड़ाना, कभी पंडितों के बीच में अभद्र भाषाएं बोलना, मीडिया में आना, इनकी रोचक कहानियाँ बन गई है। लोगों को लाइक कराना, इतने व्यूअर लगाना, ये सब इनकी पृष्ठभूमि बन गई है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार जो है ना, क्विक एक्शन वाला सरकार नहीं होती है। हमारी सरकार में लिखा तो है कि 10 आदमी झूठ भी बोले, सच को अगर 10 आदमी झूठ बोले तो वो सच मान लेते हैं, लेकिन एक आदमी अगर पूरी खुले मंच पे जाके ब्राह्मण समाज को, आज ये जीतन राम मांझी जी जो बोले हैं ये कोई नई बात नहीं है। ये पीछे लालू यादव जी भी बोल रहे थे कि अरे ब्राह्मणों में तो ऐसी कूटता है, जबकि वो जगन्नाथ मिश्रा के उंगली पकड़ के चलना और चल के कदम बढ़ाए हैं और उनके शागिर्द रहे हैं और उनकी उंगली पकड़ के राजनीति उन्होंने आगे की। और जब वो बड़े हो गए, उंगली पकड़ के चलना सिखाए, तो बोला, जैसे बच्चे चलना सीख लेते हैं, तो बोला पापा मैं दौड़ रहा हूँ, तुम भी दौड़ने की कोशिश करो। तो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उन्होंने पिछले 90 के दशक, हम लोग भी उस टाइम में हायर सेकेंडरी में थे, तो 90 सेकेंड में जब हमारी सेकेंड डिवीज़न आई तो बोला लालू डिवीज़न आ गई। हमने भी मान लिया कि चलो जी लालू डिवीज़न आ गई। उस टाइम में आया, इन्होंने बड़े सारे चरवाहा स्कूल खोला, ये चीज़ खोला। इन लोगों ने कभी यूनिवर्सिटी देने की कोशिश नहीं करी। इन्होंने 15 साल रहे, हमने इनको अच्छी तरीके से देखा है, और ये चाहते हैं कि हमारी कौम, जितने भी हैं लोग, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो या कैसी भी समाज से हो, कि पढ़े ना, शिक्षित ना हो। क्यों? क्योंकि अंगूर की तरह पले रहे। जैसे एक अंगूर टूट के आप गिर देते हो ना, तो वो कहता कि नहीं अब तो ये खराब हो गई, और ये अंगूर के छल्ले में बन के रहना चाहते हैं। मतलब ये अपनी कम्युनिटी को इन्होंने जो अब तक पिछड़ा बनाए रखा, सत्ता में पिछले 30-40 वर्षों से स्थापित होने के बावजूद, उन गलतियों को, उन खामियों को छिपाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके दूसरी कम्युनिटी पर केवल हमला बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहते हैं कि पूरी पब्लिक, जितनी भी बिहार की पब्लिकें हैं, उनको मूर्ख बनाए रखो। अपने बच्चे को ये कोटा में पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को बेंगलोर से पढ़ाते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। क्या ये अपने आप, इनकी जो कौम है, क्या ये एक कप चाय लेके बिठाते हैं अपने बगल में? ये कभी बिठाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये अगर इनकी बस चले तो ये मतलब पैसा अगर आए मुर्दों से, तो ये मुर्दों का अस्पताल भी खोल लें। लेकिन हमारी देश जो है ना, धर्म प्रधान देश है, तो हो सकता है हमारे ब्राह्मण समाज में कि छया परमी दया जो है ना, परमो धर्मा है, तो ये सब हमारे, इनको माफ करते जा रहे हैं। अगर इन्होंने माफी मांग ली, क्षमा मांगा तो लेकिन ये कमी सरकार को बड़ी खिलती है, बड़ी चुभती है, क्योंकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है, ये कभी किसी को धोबी, चमार और चोली और ये पलना से नहीं मापी जाती है, कर्मों के अनुसार मापी जाती है। कि भाई हमने थोड़ा लिखने का काम जानते तो इनको लेखाकार करते हैं, भाई तू दौड़ धूप करने वाला है तो ये बनाते हैं। लेकिन ऐसी कुछ नहीं है, सबको अपनी जीविका की एक यंत्र मंत्र समझिए या तंत्र समझिए, ये दिया हुआ है। मतलब जैसे सरकार आज परंपरागत काम को ही हुनर हाट के रूप में आयोजित करके और उनके हुनर को और निखारने की कोशिश में लगी हुई है। केंद्र सरकार की बड़ी तीव्र योजना है, खास करके अल्पसंख्यक मंत्रालय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उस दिशा में जब सरकार आगे बढ़ा रही है, कदम आगे बढ़ा रही है, ऐसे में पंडित जी मैं एक बार फिर दोबारा आपके पास आऊँ,
क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के जो बयान हैं, इससे जो हमारी ग्रामीण जो एक तरह से सामाजिक संरचना थी, उसको नुकसान पहुंचेगा या वो अपनी जगह पे ठीक ठीक चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल सही। ये सामाजिक संरचना जो है इस तरह के बयान से बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ऐसा हमारे ब्राह्मण समाज में ही एक हुए हैं बिंदेश्वरी पाठक जी, जिनका नाम आज वर्ल्ड जानता है। क्या वो सुलभ शौचालय खोलने से मेस्तर बन गए? ऐसा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने समाज को एक दिशा दिया, एक प्रोजेक्ट दिया, उस पर काम किया उन्होंने, और पूरा दुनिया आज उनके बारे में जानता है कि वो स्वच्छता की ओर कैसे अपने आप को बढ़ाए हैं और सबको रोजगार दिए हैं। इस तरह से समाज में जो अपने हुनर को जो जानते हैं, अपने हुनर को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करे और उसको आगे बढ़ाए, जिससे सामाजिक संरचना बिगड़े ना। मतलब इससे नुकसान पहुंचेगा, आपका ये कहना है। अच्छा, एक बार फिर मैं दोबारा हरिशंकर जी की ओर लौट रहा हूं। हरिशंकर जी, अगर वो बयान अपना वापस लेते हैं शाब्दिक तौर पर, और दूसरा वो माफ़ी मांगते हैं समाज से, वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं भावना अगर आहत हुई तो हम वापस लेते हैं, क्योंकि राजनेताओं का बड़ा ये पेट वर्ड है। जब भी वो इस तरह की किसी को गाली देते हैं, आप शब्द का उपयोग करते हैं, गलती करते हैं, तो तब जब उन्हें लगता है कि गलती हो गई या उसकी जो भरपाई वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो अपने बयान को वापस लेते हैं। या तो मीडिया पर मरते हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर हमारे बयान को पेश किया, या फिर वो कहते हैं कि भावना आहत हुई तो हम इसको वापस लेते हैं और भावना आहत करने की हमारी मंशा नहीं थी। अगर ऐसा उन्होंने कुछ किया तो क्या ब्राह्मण समाज उसे माफ़ करने की स्थिति में है? देखिए, बात जवान से और तीर कमान से निकला हुआ कभी वापस नहीं होता है। अन्यथा अगर वो लेते हैं तो बहुत अच्छा और सराहनीय कदम उनका होगा, इसमें कोई शक नहीं है, और उनको लेना भी चाहिए। अगर शिष्टाचार के तहत भी देखा जाए तो ऐसा आहत पहुंचाना उनको मतलब किसी तरह से उचित नहीं। किसी भी धर्मों को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ठीक नहीं है, और हमारा संविधान ऐसा इजाज़त भी नहीं दे रही है। तो ये उनको लेना चाहिए। हम लोग मांग भी कर रहे हैं माफ़ी, उनको मांगना चाहिए। अगर नहीं मांगते हैं तो हम लोग एक विशेष रूप से आंदोलन भी जारी करेंगे, और सरकार जो कुंभकर्ण की नींद, अगर कोई सरकार सो रही है कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, वोट बैंक के लिए हम इनको मिला करके चलूँ, तो ये बहुत महंगा पड़ेगा आने वाले दिनों में। क्योंकि एक आप देखिए, हम लोग क्या है, सबको साथ लेकर चलते हैं, हर एक कौम, हर एक मत मजहब, सबको हम लोग साथ रहने और एक भाईचारा में हम लोग विश्वास रखते हैं। आप युवा वर्ग में हैं, क्या आपको लगता है कि जो युवा हैं, जो आपके हम उम्र के लोग हैं, या अब जो अभी वर्तमान पीढ़ी थोड़ा सा आपके लोग हैं, क्या उनमें इस प्रकार की जातिगत भावना ऐसी है इस तरह की, जिसको ये उभारने की कोशिश जीतन राम मांझी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जैसे आपने बताया 18-19 या 17-18 साल के बच्चे जो बता रहे हैं, वो हमसे भी ज़्यादा समझदार है। टेक्निकल मतलब गूगल पे सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, साइंस मैथ सब में वो मतलब अच्छे अव्वल दर्जे का अपडेट कर मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनका जो है सोच हमसे भी कहीं आगे हैं। और ये हमारे जो जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे बीच में, इनका सोच कहीं न कहीं अभी भी 80 और 70 के दशक वाले ही है। वो यही सोच रहे हैं कि मतलब जाति कार्ड खेल लो, मत मजहब वाला खेलो, हिंदू मुस्लिम वाला खेलो, और उसको खेल करके एक वोट बैंक एकत्रित कर लो। तो ये नहीं चलने वाला है। और अब बच्चे और बुजुर्ग सब लोग मतलब समझदार हैं। आज के डेट में 21वीं सदी में अगर हम लोग इस तरह का सोच रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। लेकिन क्या है, देश का दुर्भाग्य है कि चुनाव आते ही एक इस तरह का मतलब माहौल आ जाता है, रंग देने की कोशिश करते हैं जातिगत। जी बिल्कुल, देने हर एक पार्टी में इस तरह का है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी होता है। और अब ये है नहीं, अब जो काम करेगा वही मतलब सत्ता में आएगा, जो काम करेगा, जो दिखाएगा। इस प्रकार की बातें करके अब आप चाहे किसी भी कम्युनिटी को, उसको आप भ्रमित नहीं कर सकते, किसी भी कम्युनिटी की भ्रमित भी नहीं कर सकते हैं। और लेकिन अब क्या है कि अब लोग काम देखता है, नाम नहीं देखता है, जाति नहीं देखता है। पहले क्या था कि हमारे देश के लिए नेता लोग मरते थे, नाम के लिए नहीं मरते थे, देश के लिए मरते थे। और हमें एक याद है कि मतलब नेता लोग अपना फटा हुआ कपड़ा पहनते थे, कभी दिखावे में नहीं रहते थे। आज क्या है कि नेता लोगों के पास में पैसे एक टारगेट है, एक बिजनेस है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लोकसभा है, राज्यसभा। लोकसभा में तो हम चुन करके भेजते हैं तो हम कर लेंगे। राज्यसभा में क्या है, जिनके पास पैसे है, उद्योगपति हैं, वो अपना सीट अपना मैनेज किए, डील किए और अपना आगे बैठे बैठे। जिस लोकसभा में जिसको मैं हटा देते हैं, वो राज्यसभा हम आकर के हमारे उच्च सदन में आकर के क्या करते हैं, वो अपना हमारे संविधान मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से दूसरे दरवाजे से आ जाते हैं। तो संविधान में भी बहुत संशोधन करने की जरूरत है। इतना ही ना, मैं आपको एक और एग्जांपल बताना चाहूँ कि जैसे कि मैंने चुनाव दे करके एक थर्ड पार्टी को हराया है इनके खिलाफ में, और वही पार्टी आगे जाकर के सपोर्ट करके उसका सरकार बना दे रहा है। तो हम तो हाथ काट लिए अपना,
हम जिसको हराए उसका वो सरकार बनवा दिए। तो एक कहने का है कि मतलब हमारे अंदर वोट का शक्ति है, एक लोगों के अंदर मतलब मतदान का शक्ति है, लेकिन शक्ति संविधान कहीं न कहीं अपने अनुरूप ही बना हुआ है, नेता लोगों को मतलब सहूलियत के हिसाब से ही बना हुआ है। संविधान में बहुत संशोधन की जरूरत है, बहुत। ये अंग्रेज के समय में जो बना हुआ था उसी को थोड़ा बहुत मतलब आपका संकेत ये है कि ये केवल और केवल जाति सूचक शब्दों से किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की जो प्रावधान है आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का, वो केवल SC ST की दृष्टि से, OBC की दृष्टि से है। तो ये केवल उसी जाति तक ये प्रावधान सीमित रहना चाहिए, बल्कि सर्व समाज के लिए सबके साथ इस प्रकार का प्रावधान हो कि किसी भी जाति का अगर नाम लेकर किसी को आप उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसकी भावना आहत करने की कोशिश करते हैं, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, मैं तो जहाँ तक ये कहता हूँ, हरिजन एक्ट आया है, मायावती जी ने लाया हरिजन एक्ट, उसका बहुत ब्लैकमेल हो रहा है। हम तो ऐसे ही से देखें कि जो कि अगर आप कोई और मतलब दुश्मनी का बदला लेना है तो भाई इसको किसी हरिजन से मिलकर के हरिजन एक्ट लगवा दो इसके ऊपर। मतलब उसका दुरुपयोग होता है, बहुत दुरुपयोग हो रहा है। या तो अगर आप वो रखते हैं हरिजन एक्ट तो स्वर्ण एक्ट भी लाइए, और भी जितने जाति हैं सबका एक्ट लाइए। और सब मतलब इस प्रकार की जो सुरक्षा है वो आज की तारीख में सबको, सभी समाज को जरूरत है कि सबके साथ एक समान इस प्रकार का। आप एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो फिर इस तरह के प्रावधान को भी सभी समाज के लिए, सबके लिए ऐसा करना चाहिए। एक बार फिर मैं दोबारा कांडपाल जी के पास। कांडपाल जी, मैं एक इसमें एक बहुत अहम मुद्दा है और जो डेवलपमेंट हुआ है कि बिहार में जब जीतन राम मांझी जी ने इस प्रकार का बयान दिया है, उसके बाद कुछ नेताओं की ओर से या ब्राह्मण समाज के नेता की ओर से खास करके एक फतवा जारी किया गया, उनके खिलाफ 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। आप इसे एक बुजुर्ग के नाते कहाँ तक उचित मानते हैं? ये फतवा जारी करना तो मैं उचित नहीं मानता हूँ, लेकिन इनको दंड जरूर मिलना चाहिए। इनके जितने अधिकार हैं सारे लिंक होते हैं जैसे आधार के साथ, वो सारे इनके जब्त हो जाने चाहिए ताकि इनको सबक मिले और दूसरे लोग भी इससे सबक सीखें कि आइंदा ऐसा शब्द इस्तेमाल करने से हमें पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। ऐसे कड़े प्रोविज़न होने से ये लोग तब सुधर सकते हैं और हर किसी के लिए एक मिसाल कायम होगी। मतलब आप ये चाहते हैं कि इन तरह की गतिविधियां जो हैं या ऐसे जो अवांछित इस प्रकार के कदम उठाते हैं कोई भी नेता तथाकथित तौर पर किसी की भावना आहत करने के लिए, उसके साथ संवैधानिक तरीके से निपटा जाए, कानूनी तरीके से उनसे निपटा जाए, न कि इस प्रकार के फतवा या दूसरे कौम के जो इस प्रकार के अनर्गल तरीके होते हैं उसको नहीं अपनाने की जरूरत है। देखिए, ये प्रजातंत्र होने की वजह से इसमें कानून का ही सहारा हो सकता है। डिक्टेटरशिप होती तो ये कभी के इनके मुंह बंद हो जाते। तो डिक्टेटरशिप नहीं होने की वजह से प्रजातंत्र में जो सबसे कड़ा कदम है वो उठाना चाहिए। मतलब कानूनी प्रावधान की बात आप कर रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से ही निपटना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि जब संवैधानिक तरीके उपलब्ध हैं तो फिर हम असंवैधानिक क्यों अपनाएं। तो यानी आपका भी विचार उसी से मिलता जुलता है कि हम इस प्रकार के फतवे में विश्वास न रखें, बल्कि एक जो हमारा समाज सभ्य रहा है और सभ्यता हमेशा उसको परिष्कृत करने की दिशा में आगे काम करता रहा है, तो उसी सोच को लेकर हम आगे चलें। क्या पंडित जी आप कांडपाल जी के इस बात से, इस तर्क से आप सहमत हैं? जी बिल्कुल सही। हम अपने जो भी ब्राह्मण समाज के लोग जो इस तरह के फतवा जारी किए हैं वो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस तरह का फतवा न जारी करके सरकार के ऊपर ऐसा दबाव बनाया जाए कि जीतन राम मांझी जी को माफ़ी मांगे। ब्राह्मण क्षमाशील होते हैं, वो माफ़ कर देंगे। और इस तरह का कानून में प्रावधान हो कि भाई किसी भी जाति धर्म को कोई बदनाम न करे, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग न करे, जो भी काम हो संवैधानिक ढंग से हो, असंवैधानिक ढंग से नहीं हो। मतलब इस प्रकार के गैर कानूनी नहीं होना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जब संवैधानिक तरीके हैं, पढ़े लिखे समाज हैं और सभ्य हैं और इतना परिष्कृत सोच रखने वाले लोग हैं, मतलब परंपरागत तरीके से, तो फिर हम क्यों लीक से अलग क्यों हटें और हम उनका रास्ता क्यों अपनाएं? कहना आपका ये है। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि जो फतवा जारी किया गया है बिहार में, जिस भी व्यक्ति ने, जिस नेता ने किया, ऐसा किया है, वो गलत है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ब्राह्मण समाज की छवि खराब होगी? बिल्कुल। देखो जी, जिसकी जैसी सोच होती है उस हिसाब से उनकी भक्ति होती है। तो मेरे हिसाब से तो ये फतवे का जो है ना, ये तो गलत है, लेकिन हमारे कानून को इस हिसाब से दबाव बनाया जाए ताकि लोग जो है इस तरीके की
ब्राह्मण समाज पे या किसी भी समाज पे, हमारे धर्मों में तो क्या कहते हैं, शेर और गाय एक साथ में पानी पीता है, और फिर शेर अपनी कर्म मांस खाना बंद नहीं करता है, गाय दूध देना बंद नहीं करता है। तो इसी तरीके से हर चीज़ मर्यादा है, मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। और जीतन राम मांझी जो हैं मर्यादा से बाहर आए हुए हैं, तो इस तरीके से इनकी जो है ना अपना क्षमा याचना करें। और हमारे सरकार से हम सब हिंदू समाज से ये रखते हैं कि अपना संविधान में कुछ इस तरीके की विशेषता रखें ताकि दो लोग इस तरीके की घटनाएं ना करें, ताकि पत्रकारिता या चैनल पे आने के लिए, अपनी यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ सब ना होना चाहिए, ताकि जो है देश जो है ना अपना काम करे, डेवलप की तरफ चले और आपस में मारकाट की तरफ। मतलब अगर विरोध भी हो तो वो सभ्य तरीका होना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान वही है और उसी अनुरूप हम उसी दिशा में आगे बढ़ें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्योंकि इस प्रकार का कानूनी प्रावधान है नहीं, और इसी देश में बहुत तरह की ऐसी परंपराएं आपको देखने को मिली हैं। हाल के वर्षों में अगर आप देखेंगे, राजनीति में ही इस तरह की स्थिति बनी है कि हरिशंकर जी, फिर एक सवाल और खड़ा होता है इस मामले से लेकर कि जब आप कोई राजनेता, कांग्रेस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री का नाम लेकर या फिर नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर कहता है कि मोदी चोर है, इस प्रकार के आपने नारे सुने होंगे पिछले 2019 के लोकसभा के आसपास में जब चुनाव हुआ था उस समय। तो उस चीज़ों को लेकर के ये कहकर केवल मोदी समाज के ही बहुत सारे लोगों ने देश में कई जगह मामले दर्ज कराए थे कि मैं, क्योंकि मोदी शब्द क्यों बोलता है, उनको बोले केवल मोदी, तो इसका मतलब पूरी कम्युनिटी को उन्होंने ऐसा कहा है, तो ऐसा क्यों कहा, तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने मामला दर्ज कराया। आखिर ब्राह्मण समाज में जैसे मान लीजिए कोई पंडिताई करने वाले हैं, अपना पूजा पाठ कराकर अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, वो कोई आपराधिक कृत्य तो नहीं करता है, तो ऐसे में उनकी आलोचना इस प्रकार की गंदे शब्दों के साथ संबोधित करना, और ख़ास करके भगवान की बात है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि एक कौम के लिए ईश निंदा करना अपराध है, उसकी बड़ी वकालत ये लोग करते रहे हैं कि ईश निंदा मत करो। ईश निंदा केवल कि मुस्लिम समाज, आप उनके ईश की निंदा अगर करेंगे तो आप अपराधी घोषित हो जाओगे, आपके खिलाफ फतवा जारी होगा, आपने अन्याय कर दिया, कौम को आपने उसकी आलोचना की और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया। दूसरी तरफ आप हमारे ईश की निंदा करते हैं, पंडित के साथ, ब्राह्मण के साथ साथ आपने अगर किसी भगवान का नाम लेकर के और उनकी पूजा पाठ की भी आपने उसमें शायद उस शब्द में उन्होंने बातें कही है, तो क्या ये इस निंदा में नहीं आती है? तो इस प्रकार से ब्राह्मण समाज के बहुत सारे ऐसे पैरोकार फतवा जारी करने की बजाय क्यों नहीं मामला दर्ज कराते हैं इस प्रकार का कि आपने इस निंदा की और आपने इस तरह की चीज़ों, अनर्गल शब्दों का उपयोग करके हमारे धार्मिक हमारी भावना को ठेस पहुँचाया? देखिए, इसमें दो बातें हैं। कानून का हाथ बहुत लंबे हैं जैसा कहा जाता है, और न्यायालय में जाने के बाद न्यायपालिका में हमारा थोड़ा सा लचर व्यवस्था हम कह सकते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका में बहुत देर से न्याय मिलता है, और ऐसा कहा गया कि देर से न्याय मिलना अन्याय के समान है। तो हम लोग भी ये सोचे हैं कि हाँ, अगर देखते हैं सरकार अगर कदम नहीं उठाती है तो इसके खिलाफ हम लोग भी न्यायालय जाएंगे जी। अब आ जाइए, हम सनातन धर्म के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे बहुत आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी हैं, कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि एक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी रह चुके हैं पूर्व में वो, और एक सम्मानजनक नेता है, एक पार्टी प्रेसिडेंट जो रह चुका हो, अभी हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर वो बोल रहे थे। मैं बहुत अच्छे से सुन रहे थे उनका भाषण, मुझे अच्छा लग रहा था। इसमें मतलब जैसे में हमारी माँ है, तो माँ क्या है? माँ है, और माँ का ममता क्या है? मातृत्व है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसी तरह हिंदी लगता है उसका विशेषण उन्होंने ठीक से समझा नहीं है, और हिंदू का हिंदुत्व होता ही है, हिंदुइज्म, अंग्रेजी में हिंदुइज्म होता है। कोई भी चीज़ ऐसा है जब आप उसका विशेषण बनाना चाहेंगे तो उसका विशेषण बनेगा। मैं आपको बताता हूँ, माँ का ममता क्या है? मातृत्व है। तो ऐसे हिंदू का प्यार हिंदुत्व है। और हम ये देख रहे हैं, एक वोट के लिए विशेष करके वो पोस्टमार्टम करते रहे, हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर पूरा उनका डिबेट रहा। यह दुर्भाग्य है कि एक विशेष कौम के वोट पाने के लिए आप पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, और जिन विषयों को ज्ञान नहीं है उस विषय में हाथ नहीं डालना चाहिए। आपको अगर हिंदू के बारे में नहीं पता है तो आप मत बोलिए। आप जिस धर्म को मानते हैं आप मानिए, हमें तो आपत्ति नहीं है। उनका शादी कहाँ है, उनका फैमिली किस कास्ट से बिलोंग कर रहा है, सबको जानता है। हमने कभी उनके ऊपर टिप्पणी नहीं की, उनका सोशल मैटर है। आप कहाँ जहाँ मर्जी शादी कीजिए, जिस धर्म को मानिए, आपका सोशल मैटर है, आपका पर्सनल है, आप कीजिए। लेकिन एक आप डिबेट देखिए, एक
बहुत बड़ा चिंताजनक है। ये बहुत चिंताजनक विषय है कि एक आप भाषण दे रहे हैं और वो भी हिंदू क्या है ये और हिंदुत्व क्या है पीठ में छुरा घोंपना। मतलब जिसको सुई के नोक भर ज्ञान नहीं है जिसका, वो पूरा शास्त्र के बारे में हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा। लेकिन मेरा सवाल हरिशंकर जी आपसे ये है सीधा सा कि जब आप किसी एक व्यक्ति को टारगेट किया और उनका एक टाइटल लेकर के ये बोला, राहुल गांधी ये बोले थे, तो पूरे देश में कई जगह मोदी समाज से संबंधित लोगों ने मामले दर्ज कराने की कोशिश की, कोर्ट गए कि हमारी भावना आहत हुई, उन्होंने हमारी कौम को ऐसा कहा। और इसमें तो इस निंदा भी हुई है और प्लस कि उस जो पंडिताई जो ब्राह्मण समाज है जो पूजा पाठ कराते हैं उनकी भावना को भी ठेस पहुंचा, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया है। तो क्यों नहीं अब तक कोई व्यक्ति सामने आया है कि इस प्रकार के तो एक्ट हैं, ठीक है जातिगत वाला एक्ट नहीं है सब समाज के लिए या सवर्ण समाज के लिए, लेकिन इस प्रकार के तो इस निंदा की तो बात हो सकती है वो चीज़। तो इसकी इस दृष्टि से क्यों नहीं अब तक कोई किसी ने कानूनी कदम उठाया है? केवल राजनीतिक बयानबाजी हमारी ओर से भी मतलब उनकी ओर से भी हो रही है। देखिए राजनीतिक बयान में इस काम नहीं चलेगा, हम लोग भी इसके लिए न्यायालय में जाएंगे एकजुट होकर के, और ब्राह्मण समाज पूरा एकजुट होकर के, हमारे ब्राह्मण महासभा है उनके अध्यक्ष से भी हम लोग मतलब मुलाकात करेंगे और इस ये बात बहुत मजबूती से रखेंगे और देखते हैं इसमें क्या होता है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, पार्टी से नहीं हो रहा है, क्योंकि जो राम मंदिर की बात करते हैं हमारे बीजेपी भी बहुत नरम पड़े हुए हैं और नरम पड़े हुए ही नहीं है, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरा वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा अगर मैं कहूँ तो हमारी सरकार में गिर जाए बिहार में। तो अगर इस तरह सोच रहे हैं मगर भाजपा ने तो बिहार में तो सवर्ण समाज पूरा भाजपा की गोद में जाके बैठता है हमेशा, हर चुनाव में लगातार कई चुनाव से ऐसा देखने को मिल रहा है। और उसमें इस बार तो उन्होंने जिन्होंने फतवा जारी किया है या उनके खिलाफ बयान दिया है भाजपा नेता ने, उनको तो बाहर का दरवाजा दिखा दिया। तो दिखा दिया तो हम लोग सोए हुए नहीं है, हम लोग कोई कुंभकर्ण नहीं सोने वाले हैं। हम लोग भी हम जागृत होकर के एकजुट होकर के हम इसके खिलाफ में कार्रवाई का भी काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको रिकॉर्ड करेंगे और इसका जवाब राजनीतिक तौर पर देंगे। राजनीतिक तौर पे जवाब भी देंगे और जवाब देना जानते भी हैं। जय परशुराम भी हम लोग जब अपने पे आ जाते हैं फिर जय परशुराम वाला भी हम लोग सिद्धांतवादी हैं और सिद्धांत अपना सकते हैं, लेकिन वो लास्ट है। साम दाम दंड भेद चारों नीति हम लोग जानते हैं और अपना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले मैं देख रहा हूँ सरकार को टाइम दे रहे हैं, अल्टीमेट है, अगर उन्होंने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और हम यही चाह रहे हैं कि हाँ जीतन राम मांझी फिर से एक बार आकर के सार्वजनिक तौर पे खुले मन से माफ़ी मांगे, अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अच्छा बिल्कुल ये बात है। चलिए अंत में एक फिर हम कांडपाल जी का एक नोट लेकर उनका एक विचार लेकर उसके बाद हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। कांडपाल जी, जो मेरा सवाल है बार बार ये दिमाग में आता है कि जब इस निंदा की बात किसी और कौम की होती है तब तो एकदम से धड़ाधड़ पूरे देश में अलग अलग न्यायालय में अलग अलग थाने में मामले दर्ज कराने के लिए लोग सामने आ जाते हैं, बल्कि उस कम्युनिटी के नहीं दूसरी कम्युनिटी के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन इसमें तो इस निंदा भी हुई है, दूसरा उनकी धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचाया है। चलिए जातिगत प्रावधान नहीं है, वैसा एक्ट नहीं है अभी कि सवर्ण समाज अपने किसी जातिगत एक्ट के तहत मामला दर्ज कराए, मगर इस निंदा की तो बात होती है। अगर आपने भगवान सत्यनारायण प्रभु का आपने नाम लिया और उस तरह की चीज़ों को आपने एक उपहास के रूप में आपने उस तरह की बातें आपने कही हैं, तो इसमें तो हजारों लाखों लोग हैं और उनकी भी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होंगे, उनकी जाति में भी बहुत सारे लोग होंगे, जीतन राम मांझी जी की जाति में भी जो भगवान सत्यनारायण प्रभु का प्रसाद देते हैं। और बल्कि बिहार में तो ऐसा प्रोविज़न है कि हर माह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं, प्रसाद होता है। तो ये जो आस्था का विषय है ये तो सीधा सीधा उन्होंने आस्था पे चोट मारा है। तो इसको लेकर के ब्राह्मण समाज के जो पैरोकार हैं वो क्यों नहीं न्यायालय जा रहे हैं, क्यों नहीं वो कानूनी कदम उठा रहे हैं इस मामले पे? वो तो मामला दर्ज करा सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल ठीक है, पहले तो सरकार का जो अपनी कार्रवाई करेगी तो ठीक है, नहीं तो ब्रह्म समाज जितना है वो अपना फिर कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी तरीके से ऐसे आदमियों के बयानों को, और जो एक ऊंचे पद पर भी रहा हुआ है, ऐसे आदमी का तो सोशल बाइकआउट एक तो होना ही चाहिए। दूसरा, राज दरबार से भी इनको कुछ न कुछ दक्षिणा मिलनी चाहिए। अच्छा, मतलब संकेत जाना चाहिए कि भाई इस प्रकार के बयान चाहे किसी भी समाज के लिए हो वो सही नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए सरकार के पास तो राजनीतिक मजबूरी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी भी स्टेट की सरकार हो, तो उनकी राजनीतिक मजबूरी इस तरह आड़े आती है कि वो तो अपनी सुविधानुसार कदम उठाते हैं, सुविधानुसार निर्णय लेते हैं और कानून की परिभाषा भी यहाँ तक सुविधानुसार ही गढ़ी जाती है। इस देश में अब इस प्रकार की परंपरा पिछले कई दशकों से शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में
तो खुद ही कोशिश नहीं करनी होगी इस समाज को, इस समाज के जो पैरोकार हैं, जो इस समाज के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे राजनीतिक सत्ता में पहुंच रहे हैं, चाहे प्रशासनिक स्तर पे पहुंचे हुए हैं, तो उनको नहीं लगता कि उनकी भावना को इन्होंने सीधा सीधा कुठाराघात किया है? मामला थोड़ा जटिल है, लेकिन उसको सुलझाया जा सकता है। अगर वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो ये सुलझेगा नहीं जी। तो इसमें प्रोविजन सारे कानून के अंतर्गत सब कुछ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना सरकार का दायित्व है और सरकार को इसे पूरा करना चाहिए। अच्छा, चलिए इस पर लेकिन एक इसमें पंडित जी का एक बयान बहुत जरूरी है इसमें, मुझे लग रहा है कि इसलिए मैं अब पंडित जी के पास जा करके इस चर्चा को विराम दूंगा, क्योंकि आप एक बुजुर्ग के नाते और सनातन परंपरा को लंबे समय से आपने जिया है और आपके खून में वो रची बसी हुई चीज़ें हैं, इसलिए आप कभी भी अनैतिक चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकते और आपके विचारों से ये बिल्कुल हमेशा लगातार परिलक्षित हो रहा है जितनी बातें आपने अब तक कही हैं। पंडित जी, जो पुरोहित समाज है, जो पूजा पाठ कराते हैं, जो उससे अपनी आजीविका को के रूप में जिन्होंने अपनाया हुआ है, और उससे एक तरह से ये केवल और केवल उनकी आजीविका का साधन ही नहीं है। मेरे जैसा परिष्कृत सोच का व्यक्ति, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने पूजा पाठ का अगर अपना एक आजीविका का साधन अपनाया या वो प्रोफेशन आपने अपनाया हुआ है, तो उससे आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में आप जो सनातन परंपरा की जो संस्कृति है और जो परंपरा है, जो उसके स्टेप्स हैं, जो जानकारियां हैं, उसको भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो केवल और केवल वो आजीविका का साधन उन्होंने नहीं बनाया है, बल्कि सनातन परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने की बहुत अहम भूमिका जो भी पुजारी हैं वो निभा रहे हैं, चाहे वो मंदिरों में रह कर रहें या अपने घर में रह करके अपने समाज का पुरोहिती जो वो काम कर रहे हैं। तो जो पुरोहित समाज है खासकर, क्योंकि आप उठ बैठ आपकी उसमें है और सभी मंदिरों के बहुत सारे पुजारियों से आपका संपर्क रहता है उसमें, तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर? जी, जो पुरोहित समाज हैं, जो कर्मकांड के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं अभी कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है, उस पे लोग अभी रुके हुए हैं। अगर सरकार की कोई प्रक्रिया नहीं होती है इसके ऊपर, तो लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जो आपस में मिलकर के लोग न्यायालय के पास जाएंगे, न्यायालय में अपनी समस्या को बताएंगे कि भाई ये इसमें दो प्रावधान इसमें तो बनता है। ठीक है, जातिगत बातें नहीं है, नहीं अभी कानूनी प्रावधान है तो उस दिशा में वो कदम नहीं आगे बढ़ा सकती, नहीं चलेगी बात। लेकिन जो ईश निंदा है और धार्मिक आस्था किसी की भी हो सकती है, तो उसकी भावना को ठेस पहुंचाने का जो प्रावधान है, ये तो दोनों आपराधिक कृत्य में है और इस प्रकार के तो प्रोविजन हर किसी के लिए हो सकता है। तो ऐसे में तो पुरोहित समाज कदम आगे बढ़ा सकता है। जी, बिल्कुल सही। जातिगत बात तो अलग है, लेकिन इष्ट निंदा जो है, जैसे भगवान राम के प्रति या सत्यनारायण स्वामी के प्रति जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, सत्यनारायण स्वामी का पूजा खासकर उत्तरी भारत में प्रायः सभी फंक्शन में किया जाता है। उत्तरी क्यों, बल्कि मैं थोड़ा आपको करेक्ट करूं कि उत्तर पूर्वी जो भारत है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, चाहे वो बिहार है, बंगाल है या फिर आसाम है या उसमें पूरा का पूरा, और बल्कि जहां हम लोग बैठे हैं ये हरियाणा प्रदेश में, आप यहां सेंट्रल जो भारत है यहां भी, दिल्ली के आसपास, उत्तर प्रदेश में आप अगर देखेंगे, पूर्वी यूपी तो था ही था, अब आप पश्चिमी यूपी में भी आप इस चीज़ को पाएंगे, लखनऊ के आसपास भी आप देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये ऐसी परंपरा है। तो ये तो इससे तो देश कंप्लीट पूरा हर जगह, हिमाचल में जाएं, हिमाचल में भी इस प्रकार की परंपरा है। तो ये केवल किसी एक प्रदेश के लिए नहीं है, तो ये तो बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ें हैं। तो उस आस्था को तो इन्होंने बिल्कुल सीधा चोट मारा है। जी। ब्राह्मण समाज के द्वारा जो भी ये कर्मकांड किया जाता है, सत्यनारायण स्वामी की पूजा की जाती है, सभी वर्ग के लोग इस पूजा को करवाते हैं। इस पर खास करके जीतन राम मांझी जी बिल्कुल सभी लोगों पर कुठाराघात किया है। इन्होंने सभी वर्ग के समाज के ऊपर कुठाराघात किया है, आस्था के ऊपर कुठाराघात किया है। और आस्था के ऊपर सवाल उठाना और धर्म के प्रति सवाल उठाना, किसी के ऊपर आक्षेप करना, गलत शब्द का प्रयोग करना, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। मतलब आने वाले समय में इस प्रकार की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ये विचार चल रहा है कि वो कानूनी कदम पुरोहित समाज उठा सकता है। बहरहाल आज हम इस चर्चा को अब यहीं विराम दे रहे हैं, क्योंकि इसके और भी अधिक राजनीतिक तूल पकड़ने की आशंका प्रबल हो चली है। बिहार में खास करके इस बात को लेकर बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि पहली बार किसी हिंदू समाज ने
ही किसी हिंदू समाज को आहत करने की कोशिश की है और हिंदू समाज के ही किसी नेता ने किसी हिंदू समाज के ही दूसरे नेता के लिए फतवा जारी किया है, तो ये एक बेहद एक्सक्लूसिव घटना इस देश के लिए है, राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी। मुझे उम्मीद है कि जीतन राम मांझी जैसे नेता जो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और मंत्री लगातार बनते रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ रहते हुए, और वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी उम्मीद कोई भी समाज, किसी भी जाति, किसी समुदाय का व्यक्ति उनसे नहीं रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो कोर्स करेक्शन करेंगे और अपनी इस भाषा के लिए सभी समाज से, केवल ब्राह्मण समाज से नहीं बल्कि पूरे हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से वो माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि सत्यनारायण प्रभु की जो पूजा है वो केवल एक हिंदू समाज का, कोई एक जाति का व्यक्ति वो पूजा नहीं करता, बल्कि लगभग सभी हिंदू समाज से, सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लगभग सभी समाज, सभी जाति के लोग उस भगवान की पूजा करते हैं, बल्कि मासिक तौर पर सत्यनारायण प्रभु का प्रसाद देते हैं। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि वो अब आगे आने वाले समय में शायद इस प्रकार की गलती न करें और अपने इस कोर्स करेक्शन को जरूर करेंगे। इस प्रकार की उम्मीद के साथ इस चर्चा को हम आज यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कंडपाल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिशंकर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। झा साहब और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सब्सक्राइब अवश्य करें। जनहित के मुद्दे आप तक आसानी से पहुंचेंगे, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मिर्च मसाला के। आपके लिए, आपसे सरोकार रखने वाली खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।